अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं वो 3.3 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कहता है आप लोगों को डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं। तो आप लोग कहेंगे सर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना कौन सा मुश्किल काम है, हमने तो सीख रखे हैं। बट हमने जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीखे थे वो एक 2x2 मैट्रिक्स के थे। जैसे अगर ऐसे करके कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है 4 5, तो इस एंट्री को उसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 into 5 लिखा, सेंटर में माइनस लगाया, 3 into 4 लिखा, सॉल्व कर लिया। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स 3x3 आ गया, 2x2 नहीं है। तो उसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने इनिशियल पार्ट इसका सॉल्व यहाँ पे किया हुआ है, आप जरा देखिएगा कैसे करके ये नंबर लिखे गए हैं। सबसे पहले हम अपना नंबर रो से उसको ओपन करते हैं और सबसे पहले अपना नंबर जो है वो 3 लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो नंबर होता है 5 लिखा। जब आप 5 लिखते हैं तो आप 5 की रो और 5 के कॉलम को भूल जाते हैं और ये चीज़ को आप लिख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे मैंने ये चीज़ नीचे प्लेस कर रखी है। इसी तरह आप फर्दर आगे चलते हैं। फिर अब नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव लगता है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है। फिर अगले नंबर के साथ आप नेगेटिव लगाते हैं, ये रूल है, आप खुद से नेगेटिव लगाना है। और अगला नंबर आप फिर ये वाला ले लेते हैं। 5 के बाद आप आगे चलते हैं रो वाइज। तो फिर जब आप ये लेते हैं -2 लेते हैं तो आप -2 का ये कॉलम खत्म कर देते हैं, -2 का ये रो खत्म करते हैं। यहाँ पे क्या बचता है 3 - 2, यहाँ पे -3 एंड 2। यू कैन चेक, आपने मैंने इस तरह से इसको ऑलरेडी लिख रखा। आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैंने यहाँ पे लास्ट स्टेप आप लोग करवाता हूँ। फिर आपके पास प्लस आएगा, पहले प्लस मैंने क्या बताया था, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस आएगा। आगे एंट्री आप लिखेंगे, एंट्री आपके पास है -4। फिर आपने इसको इस तरह से लिखना। अब इसकी जब आपने 4 को लेना है तो इसकी ये रो खत्म, इसका ये कॉलम खत्म। यहाँ से बचेगा 3 - 1, ऊपर आपके पास बच रहा है 3 एंड -1 और यहाँ पे आपके पास है -2 इंटू +1। देन आपने अपने क्वेश्चन को पहले तरीके से सॉल्व कर लेना है। जैसे क्वेश्चन आपने 2/2 का जैसे हम लेते हैं, -1 इंटू 2 दैट विल बी -2। सेंटर में माइनस आता है, ये -3 इंटू -1 यहाँ पे -3 आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस +2 हो गया। मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 2 6 -2 इंटू 3 -2 इंटू -3 दैट विल बी +6। इस तरह से आप चलते जाएंगे। प्लस माइनस आपके पास जो है -4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें 3 हो जाएगा। माइनस एज इट इज़, जो अंदर हम जब भी डिटर्मिनेंट लेते हैं माइनस आता है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव का 2 हो गया। फर्दर आप सॉल्व कर लें, कोई मुश्किल बात नहीं है। -2 + 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 6 - 6 -4 3 - 2 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 5 आता है, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 2 इंटू 0 आता है। और आगे आप जब चलते हैं तो हमारे पास फर्दर यहाँ पे -4 एज इट इज़ आता है और यहाँ पे 1 आता है। दैट्स इट। जस्ट सिंप्लीफिकेशन करें, बात ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे -4, तो 5 - 4 आंसर विल बी +1। तो ये था हमारे पास 3/3 का डिटर्मिनेंट। बार बार आगे ये चल रहा है तो मेक श्योर कि आप इसका 1-2 पार्ट भी अच्छे से समझ लेंगे तो रिमेनिंग समझ आ जाएगा। जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। जी, तो हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। पहला पार्ट मैंने आपको करवाया है, सेकंड एंड थर्ड एग्जैक्टली सेम है, थर्ड फोर्थ थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे आप लोगों के लिए करवाता हूँ। अब वो इसी तरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट एंट्री को लिख लेते हैं a+l। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि जब आप a+l को लिख लेते हैं, मैं l यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ ताकि मेरा l ख़राब ना करे वो, अपने बात समझ। जब a+l लेंगे तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम ख़त्म। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास ये a+l और ये a+l बचा। अगर आप फोकस कीजिएगा, मैं तो आपको ज़रा ध्यान से बात बताता हूँ, आपके स्टेप्स बचा दूंगा मैं। ये देखें, ये आपने a+l लिया तो इसको समझो ये ख़त्म और ये ख़त्म। तो फिर ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, माइनस लगा के इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, फोकस कर लीजिएगा, आपको बात समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं इस ब्रैकेट को लगा के लिख देता हूँ इस तरह से, ऐसे करके, ताकि आपके स्टेप्स जो है वो कम हो जाए। ये a+l दोनों है, ये हो जाएगा a+l होल स्क्वायर। सेंटर में आपके पास माइनस आता है, इस टर्म को आपने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना, आपके साथ बनेगा a इंटू, इस तरह करके आप लिख लें, पहले ओपन ना करें, a इंटू a-l आ गया। इसकी ब्रैकेट यहाँ से पूरी आपने क्लोज कर देनी है इस तरह से। यहाँ पे आपके पास l है, वेल को अक्सर ख़राब कर देता तो आपने उसको ठीक कर लेना। यहाँ पे प्लस था, आप सेकेंड एंट्री के साथ हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं। सेकेंड एंट्री को लिखते हैं a-l, मेरे पास आ गया, ब्रैकेट को हमने किया क्लोज। अब हम यहाँ पे फिर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब किस तरह से करना है, a-l को जब आपने लिया तो ये वाली उसकी रो खत्म, ये वाला उसका कॉलम खत्म, तो यहाँ से a बच रहा है, यहाँ से a+l आ रहा है, तो आप लिखेंगे a इंटू a+l और सेंटर में आपने हमेशा माइनस लगाना होता है। और इस तरह ये एंट्री और ये एंट्री दोनों के साथ a-l है, तो दैट विल बी a-l
होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपने अपने क्वेश्चन को चलाना है, ठीक है। मैंने आपको इनिशियल बात बता दी, इसी तरह लास्ट वाले भी आपने आगे इसी तरह करना है। मैंने एक जगह पे सोल्यूशन इसका प्रोवाइड किया हुआ है, तो मेक श्योर कि आप इस सोल्यूशन को यहाँ पे देख लें। यही काम मैं यहाँ पे कर रहा है। ए प्लस एल इंटू ए प्लस एल लिखता है, ए प्लस एल होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ से आपने फिर उसने ये वाली एंट्री ली, ए माइनस एल वाली, यहाँ से वो चल रहा है। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा ट्रिकी मामला बनता है, तो आप इसको कोशिश कीजिएगा कि खुद से इसको ट्राई कर लें। मैंने जैसे इसकी हिंट आपको देनी थी, एंड आई एम होपफुल कि आपको बात समझ आ जाएगी जब आप इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो ये इसका फिफ्थ पार्ट है, इसका सिक्स पार्ट है, सब एक जैसे हैं। सिक्स पार्ट में मैं आपको ज़रा सी हिंट जो है यहाँ पे दे के बता देता हूँ। जस्ट जैसे आपके पास ये ए जो है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये 2a, पहली एंट्री हमारे पास क्या है 2a। अब यहाँ पे इस तरह से 2a लिख लेते हैं। उसके बाद इसकी रो खत्म, इसका कॉलम खत्म। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए, अगर आप समझे कि ये इसकी रो को आप भूल जाएं, इसके कॉलम को भूल जाएं, तो यहाँ पे बचेगा 2b इंटू, इस तरह से बचेगा 2b। यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है 2c, यहाँ पे आपके पास बच रहा है b, और यहाँ पे आपके पास बच रहा है c। इसी तरह अब आगे भी चलेंगे, माइनस लगा लेंगे अगले से पहले और ए लिखते हैं सेकंड एंट्री। जब आपने सेकंड एंट्री लिखी, सेकंड एंट्री का रो खत्म, सेकंड एंट्री की कॉलम खत्म। मतलब आपने ये अगर ए चूज किया है, तो इस ए के रो को भूल जाएं, इस ए के कॉलम को भूल जाएं। यहाँ पे बी इंटू बी, यहाँ पे बचेगा बी, और यहाँ पे भी बी, और इसी तरह यहाँ पे सी, और यहाँ पे 2c। तो यहाँ से आप देखते जाइएगा, यहाँ तक हम पहुँच गए, ये भी स्टेप हमने कर लिया। इसी तरह आपको ये बात भी समझ आ जाएगी। अगली बात आसान है, ये 2a एज इट इज 2b इंटू 2c करें। 4bc आ गया, और उसने पहले इकट्ठा करके लिख दिया। माइनस बी सी आ गया, ये उसने लिखा हुआ है। माइनस ए एज इट इज बी इंटू 2c, बी इंटू 2c, सेंटर में माइनस लगा, बी इंटू सी ये लगा, सेम है। आगे आपने सॉल्व करते जाना है, लास्ट में लाइक अनलाइक टर्म्स कुछ बन रही होगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, आपको बात समझ आ जाएगी। मैं आपको सिर्फ हिंट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने जो है सॉल्यूशन डेफिनेटली खुद करना है। आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप सॉल्यूशन को खुद ट्राई कर सके। मैं सिर्फ आपको बेसिक बेसिक बात समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन है, ऑलमोस्ट डन है, मेरी तरफ से डन है। आप इसकी मेक श्योर प्रैक्टिस कर लें, इसको अच्छे से कमांड हासिल कर लें। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मूव कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट कि जो आपने जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है उसका आंसर 0 है। अगर हम इसको एक्सपैंड करके करते हैं, तो हम एक्सपैंड करके जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया वैसे करते, 6 लिखते, उसका रो खत्म करते, उसकी कॉलम खत्म करते, ये एंट्रीज मल्टीप्लाई करते, ये करते। वो था एक्सपेंशन मेथड। यहाँ पे वो कहता है आपने एक्सपैंड नहीं करना, तो फिर एक्सपैंड नहीं करना और आंसर भी 0 के इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, और प्रॉपर्टीज ये कहती हैं कि अगर आप जो है आइडेंटिकल कर लो दो रोज को, ठीक है, तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो डायरेक्ट 0 के इक्वल हो सकता है। आइडेंटिकल मतलब सेम सेम हो जाए, अगर दो रोज या दो कॉलम। मतलब यहाँ पे अगर 7 4 3 है, तो यहाँ पे भी 7 4 3 आ जाए। यहाँ पे 1 1 1 है, तो यहाँ पे भी 1 1 1 आ जाए। तो कुछ इस तरह की फॉर्म बनाने की कोशिश करनी होती है। तो याद रखिए, हम हमेशा इनको आइडेंटिकल करने की कोशिश करते हैं, सेम करने की कोशिश करते हैं, और मोस्टली हम 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा नया मेथड है, थोड़ी सी ट्रिकी बातें हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है थोड़ा फोकस करेंगे तो बात समझ आएगी। अब इसको हम सेम करने के लिए कर क्या सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा इसको फोकस करें, इस 7 में से 6 को माइनस करें 1 आता है, इस 4 में से 3 को माइनस करें 1 आता है, इस 3 में से 2 को माइनस करें वो भी 1 आता है। और यही काम अगर आप यहाँ पे करें, 8 माइनस 7 करें वो भी 1 आता है, 5 माइनस 4 करने से 1 आता है, 4 माइनस 3 करने से 1 आता है। इसका मतलब यहाँ पे हम इनको 1 1 1 बना सकते हैं किसी तरह। उसके लिए मैं इस कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर देता हूँ, इस पूरे कॉलम में, मतलब ये सारी एंट्रीज को बारी बारी अपने सामने वाली एंट्री से माइनस करता हूँ। इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस तरह से, C2 माइनस C1। चेंजिंग जो है मुझे C1 जिसको पहले लिखते हैं उसमें चेंजिंग आपने करनी है। मतलब ये वाली आइडेंटिटीज रहेगी, आप लिख लेंगे 6 3 यहाँ पे 2। C2 माइनस C1 का क्या मतलब है, आपने इनमें से माइनस कर देना है। 7 माइनस 6 करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7 माइनस 6 इस तरह से, 7 माइनस 6, 4 माइनस 3, 3 माइनस 3 माइनस 2, ये आपने 3 माइनस 2 लिख लिया। और ये वाली फिलहाल एंट्री को आप एज इट इज रहने दें, या इसको भी आप साथ में काम कर लें, क्योंकि जब आप इसको चेंज कर देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और साथ में मैं कर लेता हूँ C3 माइनस C2, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी 1 1 करना है, आइडेंटिकल करने की कोशिश करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ C3 माइनस C2। अगली बात हम यहाँ पे फोकस करते हैं। यहाँ पे C3 माइनस C2 का क्या मतलब है, 8 में से आप 7 को माइनस कर लें, इस तरह से लिख लें 8 माइनस 7, यहाँ पे आपके पास 5 माइनस 4, यहाँ पे आपके पास 4 माइनस 3। अब देखिए ऐसा करने से आपको क्या फायदा हुआ, यहाँ पे आपके पास 6 आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 1 1, यहाँ पे 3 1 1 2, यहाँ पे 1, और यहाँ पे आपके पास 1। अब आप फोकस कीजिएगा, आपका C2 एंड C3 जो है वो क्या है,
आइडेंटिकल हो चुका है। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा हो चुका है। सो डायरेक्ट आपके पास डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, जीरो के। आप यहाँ पे लिख सकते हैं SE1 SE2 आर डिटर्मिनेंट, सो डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। तो यही बात हमने करनी थी, यही बात हमारे पास हमें पता होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात जो है वो समझ आ जाएगी। कुछ ज़्यादा इसके अंदर मुश्किल बात नहीं थी, जैसा आपने बस देखना होता है हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि किसको किसमें से माइनस किया जाए, क्या ऐसा किया जाए कि वो बात जो है वो सेम बने। तो यही काम हमने यहाँ पे किए, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आई होप आपको बात समझ आ जाएगी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकंड है, सेम काम है विदाउट एक्सपेंशन। आपने शो करना है कि किसी तरह जो है दो जो रोज हैं, ये दो कॉलम्स हैं वो आइडेंटिकल बन जाए। फोकस कीजिएगा, हम किसी को किसी में से माइनस करके देखते हैं। जैसे आप 2 में से 3 माइनस करें तो आपके पास जो है -1 आता है। 1 में से ये माइनस करें तो 0 आता है। इसमें से ये माइनस करें तो आप 2 इंटू -3 करते हैं तो यहाँ पे 5 आता है। इसका मतलब अगर मैं C1 माइनस C2 करूँ तो मेरी ये वाली रोज जो है, कॉलम जो है सॉरी, वो आइडेंटिकल हो सकते हैं। अदरवाइज एक और तरीका भी है इसका, अगर आप माइनस नहीं करना चाह रहे तो आप C2 प्लस 3 को ऐड कर लें, इनको ऐड करें तो 3 प्लस -1 आपके पास जो है, सॉरी मेरी बैटरी जो है वो लैपटॉप की लो होगी, इंटरप्शन के लिए माजरत। हम अपने इसको काम को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास, मैं आपको बता रहा था कि आप इसमें से ये ऐड करें तो आपके पास 2 आता है। 1 में ये ऐड करें तो आपके पास जो है 1 ही आता है। -3 में आप ये ऐड करने से जो है वो 2 नहीं आता है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ मसला हो सकता है। तो आप C1 माइनस टू करके ही देख लें, बात आपको समझ आ जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। हमने दो को आइडेंटिकल ही किसी तरह करना है और वही हमारा कंसर्न है, तो हम उसकी तरफ फोकस करते हैं। मैं आपको इसी तरह, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आप सबसे पहले, जो मैंने सबसे पहले बात बताई थी, C1 माइनस C2 कर लें। C1 माइनस C2 का क्या मतलब है, इस कॉलम 1 की सारी एंट्रीज में बारी बारी माइनस करते जाएं कॉलम 2 की एंट्रीज को। 2 माइनस 3, 1 माइनस 1, 2 माइनस इंटू -3। अब आपने बाकी एंट्रीज को एज इट इज लिख लेना है। 3 1 -3 -1 0 एंड यहाँ पे आपके पास आ गया 5। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो दैट विल बी -1 0, ये आपके पास +5 हो जाएगा। 3 आपके पास एज इट इज 1 -3 -1 0 एंड 5। अगर आप देखेंगे तो आपका C1 कॉलम 1 ये वाला और ये C3 ये क्या है, आइडेंटिकल है। उसने ख़राब कर दिया, अब इसको ठीक कर लीजिएगा। आइडेंटिकल है तो आपका डिटर्मिनेंट जो है क्या हो जाएगा, 0। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एज C1 एंड C2 सॉरी C3 आर आइडेंटिकल, सो डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो इस तरह से इनके हर पार्ट में कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है, कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में माइनर से डिफरेंसेस होते हैं। तो मेक श्योर कि आपने इसको अच्छे से देख लेना है। तो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर थर्ड। इसमें भी सेम ही बात है, आपको किसी तरह 0 बनाने की कोशिश करनी है और उसके लिए आपकी रोज़ जो है वो कॉलम जो है कुछ ना कुछ आइडेंटिकल होना चाहिए। मोस्टली कॉलम में काम हो रहा होता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसको देखिएगा। अगर मैं इस कॉलम्स को इसमें, इस कॉलम को इसमें से माइनस करूँ 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, इसको माइनस करूँ तो 1 आएगा। और यही काम मैं यहाँ पे कर लूँ, इसको इसमें से माइनस करूँ तो भी आपके पास 1 आएगा, इसको इसमें से माइनस करूँ, इसको इसमें से माइनस करूँ तो 1 आएगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं, C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C2। मतलब आप 2 और 3 को जो है वो 1 1 बनाना चाह रहे हैं, तो आपके पास फर्स्ट एज इट इज आएगा, यहाँ पे 147। C2 माइनस C1 का आपके पास क्या मतलब है, आप लिखेंगे 2 माइनस 1, यहाँ पे आप लिखेंगे 4 माइनस 5 माइनस 4, यहाँ पे आप लिखेंगे 8 माइनस 7, और इसी तरह यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे 3 माइनस 2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 5, और यहाँ पे 9 माइनस 8। तो C2 माइनस C1 किया, मतलब इसमें से इनको माइनस किया और इसमें से इसको माइनस कर लिया। तो अब आपके पास ये 1 4 7, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1, यहाँ पे आपके पास 1 1 1 1 1। तो आपका C2 एंड C3 आपका आइडेंटिकल हो जाएगा, आंसर आपका 0 आ जाएगा। देयर आर सो मेनी वेज टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। कहीं पे आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ा होता है, कहीं पे आप देखेंगे तो किसी और तरह से कराया होगा, बट एट द एंड आपने किसी तरह इनको आइडेंटिकल करना होता है, दो अपनी रोज को या दो कॉलम्स को। ठीक है, तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट हमें करना है। सो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 3। बेसिकली ये सॉल्व हुआ, आपको मिल जाता है, इसको मुझे डिटेल में सॉल्व करवाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक इसमें टेक्निक का मसला है, बच्चों को बात समझ नहीं आती कि इसमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें वो कहता है कि आपने बस ये प्रूव करना है। इसका पहला पार्ट आपने नहीं करना, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। सेकंड पार्ट अगर आपके पास देखेंगे तो मैंने यहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें कुछ बातें यहीं से समझा दूंगा।
ताकि आपका और मेरा टाइम दोनों का बचे। अब वो कहता है कि इसको प्रूव करना है, कि इसको सॉल्व करना है और ये चीज़ आनी चाहिए। अब सॉल्व करने तो नहीं बैठना हमने, हम लेफ्ट साइड लेते हैं और इनके अंदर देखते हैं कि किसी रो या किसी कॉलम में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो अगर आप देखेंगे ये वाली जो C2 है, इसमें 3 कॉमन है। 3 कॉमन लेने से जो है यहाँ से 3 कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 5 बचा। अब उसके बाद वो कहता है अब फिर से देखें कुछ कॉमन है, तो आप अगर यहाँ से देखेंगे इस R2 में, तो यहाँ से अभी भी 3 कॉमन है। तो बाहर ऑलरेडी 3 था, एक और 3 कॉमन लिया, 3 इंटू 3 9 हो गया और अंदर वही चीज़ बन गई जो यहाँ पे है। इसका मतलब जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए जिसमें प्रूफ आपको करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन था जिसमें वो कहता था विदाउट एक्सपेंशन प्रूव करे कि वो जीरो के इक्वल आ रहा है, तो जीरो वाले में हमने ये करना था कि हमें याद रहना चाहिए कि हमें किसी तरह कॉलम्स को या उनको आइडेंटिकल करना है। अब यहाँ पे जब हमने प्रूफ्स करने हैं तो हमें देखना है कि कुछ कॉलम में कुछ कॉमन वगैरह तो नहीं आ रहा है, कुछ कुछ भी इस तरह का प्रोसीजर हो रहा है, तो आपने वो करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें उसने यहाँ पे डिफरेंट तरीके से करवाया है और यहाँ पे विदाउट एक्सपेंशन वगैरह कुछ नहीं कहा गया, तो आप सिंपली इसको पहले जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक पार्ट किया था कि यहाँ से आप a प्लस एल लें, डायरेक्ट आप इसको ओपन कर लें, डायरेक्ट a प्लस एल लें, ये वाला रो मतलब खत्म, ये वाला कॉलम खत्म, ये एंट्री इसके साथ, ये एंट्री इसके साथ, इस तरह से सबको साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एट द एंड आंसर आ जाएगा। अदरवाइज इस तरह भी कर सकते हैं, वो कहता है पहले इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में बना लें, R1 R2 R3 ऐड कर लें जो हमने पहले सीखा है। फर्स्ट रो में ये ऐड इन तीनों को कहता है ऐड कर लें तो 3a प्लस एल बनेगा। इसी तरह यहाँ पे ऐड करेंगे 3al प्लस बनेगा, इसको ऐड करेंगे 3a प्लस एल ऊपर आ गया। अब ये 3a प्लस एल यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे बचा 1 1 1। अब वो कहता है यहाँ पे कुछ इस तरह का काम कर लो कि ऊपर जीरो बन जाए। उसके लिए वो कहता है C2 में से C1 माइनस कर दो, जो हम पहले भी करते रहे हैं आइडेंटिकल करने के लिए, कुछ ना कुछ सेम करने के लिए। इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, तो यहाँ पे बेसिकली जीरो बनाना है। इसी तरह C3 में से C2 माइनस कर दो, तो जब आप ये दो काम करेंगे, या 1 माइनस कर दो, आपकी अपनी मर्जी है, तो यहाँ पे 0 0 बन जाता है। अब जहाँ पे जब 0 0 बन जाता है तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। आपका क्वेश्चन आपने यहाँ पे अब सिंपल हो जाता है। अब ये इस 1 को लेते हैं, इस 1 का रो खत्म, इस 1 की ये वाला कॉलम खत्म, इस एंट्री को इसके साथ, ये एज इट इज लिखा, आगे 0 0 है तो 0 0 को आगे कुछ भी लिख लो, बात समझ आ जाती है। तो दोनों तरीकों से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप कर लीजिएगा। प्रूफ एट द एंड आपको जो है वो करना है, वो आपके सामने नजर आ रहा है। अब इसका फोर्थ पार्ट भी बड़ा मजे का है, वो कहता है कि ये आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपने राइट हैंड साइड के इक्वल सॉल्व करना है। अब इसमें आपको टेक्निक याद रखनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्वेश्चन में। वो कहता है आप C1 को देखोगे तो इसके अंदर आपको मतलब आपने कोशिश करनी है कि कुछ ना कुछ सेम बन जाए। अब ये कॉलम 1 को अगर आप x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी XYZ बन जाएगा, इसको अगर आप y से मल्टीप्लाई करो तो ये भी XYZ बन जाएगा, और इसको z से मल्टीप्लाई करो तो ये भी XYZ बन जाएगा। तो वो कहता है मल्टीप्लाई C1 बाय x, C2 बाय y, C3 बाय z। जब आप एक चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, जो बच्चों याद रखना, बाहर आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1 ओवर XYZ किया। अब कॉलम 1 के साथ जब x को मल्टीप्लाई करते हैं तो x ये बन गया x, ये बन गया x स्क्वायर, ये बन गया XYZ, ये बन गया y, ये बन गया y स्क्वायर, ये बन गया y z बाय x या z बाय XYZ। इसी तरह इस कॉलम 3 को हमने z से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फॉर्म बन गई। अब ऐसा करने से फायदा क्या है बच्चों, R3 में देखोगे तो कॉमन है, XYZ कॉमन है, तो XYZ कॉमन लिया, XYZ कॉमन आया, नीचे भी XYZ है और बाहर यहाँ पे 1 1 1 बच गया। अब आपको ऑलमोस्ट प्रूफ मिल गया। अंदर अगर आप इस फॉर्म को इसके साथ कंपेयर करोगे तो बात ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 1 1 नीचे है। तो आपने बारी बारी अपनी इंटरचेंज कर देना रोज को, मतलब इस रो को मैं ऊपर वाली रो के साथ इंटरचेंज करता हूँ, इंटरचेंज R1 बाय R2। इंटरचेंजिंग करने से याद रखिए बाहर माइनस आता है, उसकी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। अभी भी ये 1 जो है यहाँ पे आएगा, तो वो कहता है कि आपने उसने आपको इकट्ठा ही करके दिखा दिया, तो आप भी इकट्ठा ही कर लें, मसला नहीं है। इंटरचेंजिंग 2 और 1 को कर लें, 2 दफ़ा माइनस आएगा, मतलब दोनों दफ़ा इंटरचेंज कर लें। इसको एक दफ़ा यहाँ ले गए और इसको फिर इस दफ़ा एक दफ़ा ऊपर ले गए, ताकि ऊपर 1 1 1 आ जाए, नीचे आपके पास XYZ आ जाए और लास्ट में ये आपके पास इस तरह की फॉर्म बन जाए। तो हमने ये काम किया है, इंटरचेंजिंग की है R1 की R3 के साथ, क्योंकि दो इंटरचेंजिंग हो रही है, मतलब एक डायरेक्ट नहीं कर रहे हम, सीधा R3 से उठा के उसको R1 पे लेके जा रहे हैं, 2 रोज उसको हम इंटरचेंज करवा रहे हैं, 2 रोज ऊपर लेके जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 माइनस लगा लिए और 2 माइनस लगाने के साथ ये आपके पास जो अप्रूव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये चीज़ उसके इक्वल आ जाएगी। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इस पे से ज़्यादा समझाने का आपको फ़ायदा नहीं है, सॉल्व हुए आपको मिल जाते हैं, इसी तरह से इनको करना पड़ता है, तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 में मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने आपको सिर्फ एक दो पार्ट्स की हिंट दिए हैं, रिमेनिंग उसके पार्ट्स एक जैसे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन नंबर 3। तो मेक श्योर कि अगर आपने इसको
करना है तो प्रॉपर्ली करें, और अगर नहीं करना तो कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। हम सिर्फ शॉर्ट कह लें कि स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो हम उन्हीं क्वेश्चन को फिलहाल फोकस करने हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पास क्वेश्चन दिया गया, ए हमारे पास है, हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कहा गया, और ए का डिटर्मिनेंट निकालना हम लोग बात को याद रखेंगे कि ए का डिटर्मिनेंट इस तरह करके हम डिनोट करते हैं, एंट्रीज को हम इस तरह करके लिख लेते हैं जैसे सेम एंट्रीज लिखी हुई हैं। अब डिटर्मिनेंट लेना 3/3 का हमने इस क्वेश्चन के स्टार्ट में पहले क्वेश्चन में ही सीख लिया था कि हम डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं 3/3 का। 2/2 का तो हम बहुत पहले सीख चुके थे, तो अब उसके लिए आपको मैं थोड़ी सी बात रिमाइंड करवा दूं। सबसे पहले आप ये इस वन एंट्री को लेते हैं, उसके बाद इसकी रो खत्म करते हैं, इसका कॉलम खत्म करते हैं, इन एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -3 × 2 डायरेक्ट -2 आ जाएगा, सेंटर में माइनस लगाते हैं, आगे मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाता है। उसके बाद पहले के वाले के साथ प्लस था, अगले वाले के साथ आप माइनस लगाते हैं, 2 एज इट इज, ये वाली रो खत्म, ये वाला कॉलम खत्म, 0 × 1 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 0, और ये आपके पास 0 × 2 ये भी आपके पास आ जाएगा 0। आगे आप चलेंगे तो आपके पास प्लस आएगा, इंटू आप -3 लिखेंगे, इसी तरह 0, ये वाला रो खत्म, ये वाला कॉलम खत्म, 0 × -2 0, और आपके पास जो है माइनस आगे आता है, -2 × -2 दैट विल बी +4। आगे आपके पास सिंपल है, यहाँ पे 1 -2 आ गया, -2 इंटू आपके पास जो है आ गया आपके पास 0 आ गया, और यहाँ पे -3 × -4 आ गया। सॉल्व कर लें, -2 साथ में 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस आप जो है 12 के साथ लिख लें, और आपके पास इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 10 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट तो हमने सीख लिया। अब हमारे पास ये जो बात है ना A112 A12, ये क्या चीज़ है, इसको हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। वो कहता है A12, 1 का मतलब है पहली वाली जो चीज़ लिखी होती है वो याद रखें रो है, और दूसरे वाला कॉलम होता है। वो कहता है मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ख़त्म कर दो आप ए मैट्रिक्स के अंदर से। मतलब क्या है, यहाँ पे इस तरह करके डिटर्मिनेंट का साइन लगाते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर मेथड है उसको आप ध्यान में रखें। सबसे पहले तो हम -1 लिखते हैं इस तरह से, पावर में हम लिखते हैं 1 + 2, उसके बाद हम इस तरह करके डिटर्मिनेंट का साइन बनाते हैं। A12 का मतलब कि ए वाला जो मैट्रिक्स गिवन है उसकी फर्स्ट रो को इमिट कर दो 1 2, और सेकंड कॉलम, ये वाला सेकंड कॉलम को इमिट कर दो। बचेगा क्या आपके पास, जो बचेगा वो लिख लो 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे आपके पास -2, यहाँ पे आपके पास +1। ये है आपके पास A12। अब आपके पास एज इट इज लिखेंगे -1, पावर में आपके पास आ जाएगा 3, यहाँ पे आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए ये एंट्री इसके साथ 0 × 1 0, सेंटर में -2 × 0, वो भी आपके पास 0 ही आ रहा है। तो ये आपके पास -1 की पावर 3 -1 होता है, यहाँ पे 0 ही बन रहा, तो मल्टीप्लाई करने से A12 आपका 0 ही आ गया। इसी तरह आप नेक्स्ट में चलेंगे जिसके लिए आप लेट्स सपोज A22 फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो A22 के लिए आपने क्या करना है, आपने ए मैट्रिक्स को देखना है, उसकी सेकंड रो को वहां से इमिट कर देना है, और इसी तरह आपने इसके सेकंड कॉलम को इमिट कर देना। तो मैंने लाइन लगा दी ताकि आपको बात अच्छे से समझ आ जाए। -1 आपके पास एज इट इज, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 + 2, और यहाँ पे अब आपने पास जिसको हमने क्रॉस कर चुके हैं, जो बच रहा है यहाँ पे 1 बच रहा है, यहाँ पे -3 आ रहा है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है। सिंपली मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास -1 ⁻⁴ है, और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है 1 × 1 1 माइनस एज इट इज 3 × 2 दैट विल बी 6, और आगे आपके पास -1⁴ +1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -5, और इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा दैट विल बी -5। तो इस तरह से आपने A12 हो A32 हो कुछ भी हो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट भी एक जैसा ही है, और ये पार्ट भी मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ जाएगी। सेकंड पार्ट इसका देख लीजिएगा, वो भी आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 फिर आपके पास वही विदाउट एक्सपेंशन है, वही सारी चीज़ें हैं, उसको आप फिलहाल के लिए इमिट कर दें। इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 6 है, उसकी तरफ मूव करते हैं। इसके नेक्स्ट बात क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन मेरे पास था, मैंने सोचा आपको मैं यहीं से आधी से ज़्यादा बात समझा देता हूँ। ये आपके पास एक मैट्रिक्स नज़र आ रहा है और डिटर्मिनेंट है, और वो कहता है -30 के इक्वल है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक x आपको अननोन नज़र आ रहा है, इसके अंदर हमें इस x की वैल्यू का नहीं पता, इस x की वैल्यू का नहीं पता। इसका मतलब है यहाँ पे वो कौन सी वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं कि जिसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर एट द एंड मिल जाए। उसके लिए मेथड हम वही अप्लाई करते हैं, इसको ओपन करना शुरू करते हैं। ओपनिंग हम उसी तरह करते हैं, आप रो के साथ ओपनिंग कर लें या कॉलम्स के साथ, आपकी अपनी मर्जी। हम रो में मोस्टली करते हैं। 3 लेंगे जब सबसे पहले हम क्या लेंगे 3, यहाँ पे 3 लिया हो आपको नजर आ जाएगा। उसकी रो को खत्म कर दें, उसके कॉलम को खत्म कर दें, क्या बचेगा 3 4 1 0, ये बचा हुआ है। तो यही काम हमने यहाँ पे आगे करते जाना है। उसके बाद हम जो है ये माइनस के साथ 1 को ले लेते हैं, इसकी रो खत्म कर देते हैं, इसका कॉलम करते हैं, यहाँ से -1 x 4 0 ये बच रहा है। उसके बाद लास्ट में चले जाते हैं, प्लस लगाते हैं, x लिखते हैं, ये x खत्म,
ये ख़त्म, और ये -1 3 और x और 1 ये बच गया। उसके बाद आगे बात कोई मतलब मुश्किल नहीं है, नेक्स्ट आगे बात सेम ही है, जस्ट आपने आगे फर्दर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू ज़ीरो माइनस एज इट इज़ बीच में 4 इंटू वन, -1 एज इट इज़ -1 इंटू ज़ीरो, जस्ट मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने के बाद आपकी इक्वेशन जो है कुछ इस तरह की बन रही है। ये मैं आपको सिंपली सॉल्व करवा देता हूँ, -3x + 3x -12x इज इक्वल टू -30। अब आपको एक्स स्क्वेयर चाहिए। सबसे पहले तो हम -3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर आता है, कॉमन लेने से अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज होंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 4 इज इक्वल टू में आपके पास है -30। -3 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, एक्स स्क्वेयर -x + 4 डिवाइडेड बाय -30 -3 दैट विल बी 10। प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए 10 को आप इस तरह मूव करवा लेंगे, यहाँ पे -x है +4 है, -10 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर -x -6 इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। आपको मिड टर्म ब्रेकिंग याद होनी चाहिए, -3 + 2x, -3 + 2 करने से 1 ही बनता है, मल्टीप्लाई करने से 6 बनता है, -6 इज इक्वल टू 0। आगे आप खुद सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन, नेक्स्ट टू टर्म्स में कॉमन, देन x की दो वैल्यूज जो है वो मिल जाती हैं। सेम अगला ही पार्ट हुआ है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। 1 को लेंगे, उसकी रो खत्म, उसका कॉलम खत्म, मतलब आगे मल्टीप्लिकेशन ही है। प्रॉपर्ली इसको आपने सॉल्व कर लेना है। यहाँ से आपका प्रैक्टिस का सारा काम है, जस्ट मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगली बात प्रैक्टिस है, और वो आप लोगों ने खुद ही मेक श्योर करना है कि आप उसको अच्छे से करें, ताकि आपको बातें ये अच्छे से और अच्छे से समझ आ जाए, इन पे कमांड आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करना है। 7 को आप बिल्कुल स्किप कर दें, क्योंकि वो 4/4 का डिटर्मिनेंट है, वो आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगा आपके पेपर में। 4/4 का डिटर्मिनेंट आपसे पूछा भी कम ही जाता है, तब कभी पूछा नहीं जाता। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है इसको सॉल्व करने के बाद आपने ये चीज़ बनाने की कोशिश करनी है। अब इसमें फिर वही है कि R1 R2 R3 कुछ इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी, देन जाके हमें बात समझ आएगी। अगर आप देखें ध्यान से, हमने कुछ कोशिश करनी है सबसे पहले तो x+3 बनाने की। अगर आप इनको ऐड कर लें x, तो ये आपके पास x+3 बनेगा, इनको भी ऐड करें x+3 बनेगा, इनको भी ऐड करने से x+3 बनेगा। तो कुछ आपने करना क्या है, आप कॉलम 1 के अंदर अपनी चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। आप इस तरह से लिखते हैं C1 + C2 + C3 + C4। आपने इन सारों को ऐड कर लेना है, ताकि यहाँ पे हम फर्स्ट में जो है इस तरह x+3 बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, C1 के अंदर चेंजिंग होनी है। इसका क्या मतलब है, ये मेरे पास कॉलम जो है 1 है, कॉलम 1 का मतलब है अल्टरनेटिवली अगर आप देख लेंगे, इन तीनों को आपने ऐड कर लेना, तो आपके पास डायरेक्ट x+3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह कॉलम जो है 1 में पूरे में अगर आप देखते रहेंगे, तो x+3 हमारे पास यहाँ पे बनेगा। आगे भी आपके पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास x3 बनेगा, यहाँ पे भी x+3 बनेगा, और यहाँ पे भी आपके पास x+3 बन जाएगा। ये वाली एंट्रीज एड्रेस लिखते हैं 1 1 1, यहाँ पे x, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपके पास 1 एंड 1 एंड x। तो यहाँ तक बात आपको समझ आ जानी चाहिए। हम C1 + C, तो मतलब ये वाली जो कॉलम्स हैं इनको ऐड कर रहे हैं x1 के अंदर। मतलब ये अगर आप इसको देखेंगे, इस तरह से कॉलम्स को, सॉरी ये तो रोज हैं, इस तरह से कॉलम को ऐड किया जा रहा है। इन सारी एंट्रीज को ऐड किया जाएगा, ठीक है, इसी तरह इन सारी एंट्रीज को। और तो इसी तरह जब आप चलते जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे भी x+3 बन रहा है, ठीक है, आगे यहाँ पे भी x+3 बना है। C1 के अंदर सारी चेंजिंग होनी है। C1 का मतलब कॉलम 1 के अंदर सारा काम होना है। कॉलम 1 के अंदर अगर आप खुद देखते हैं, तो सारे कॉलम्स को ऐड करना है। तो ये वाले कॉलम्स में आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास कॉलम्स की फर्स्ट एंट्रीज को देखें, ये हमारे पास ये हमारे पास कॉलम्स है। ये इसके बाद ये वाला फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये वाला थर्ड कॉलम, ये वाला, मतलब इसका मतलब है C1 + C2 + C। यही काम यहाँ पे हुआ, यही काम यहाँ पे हुआ, यही काम हमारे पास यहाँ पे हुआ। कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पास ये हो क्या रहा है। देन हमारे पास इसको हम कॉमन ले सकते हैं, यही काम हम कर रहे हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें करेंगे ताकि कुछ कॉमन वगैरह लें, और बात एट द एंड हमें कुछ समझ आ जाए, कुछ हम जो बनाना चाह रहे हैं वो प्रूफ बन जाए। कॉमन लें x+3 को। जब आपने x+3 को कॉमन लिया, तो अब बचता गया यहाँ पे 1 इस तरह से, और यहाँ पे ऑलरेडी था 1x 1 और 1, यहाँ पे 1 1 1 और 1 1 1, और यहाँ पे आपके पास 1, और यहाँ पे आपके पास x बनेगा। होपफुली हमने बातें जो है वो ठीक लिखी हूँ।
यहाँ पे एंट्रीज हमारी जो है वो पूरी होनी चाहिए। 4 एंट्रीज हैं, हमने जो है एक एक एंट्रीज आई कैसे कम लिखी। यहाँ पे हमारे पास था x+3, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे x 1 1, यहाँ पे हमारे पास 1 और यहाँ पे x और यहाँ पे 1 आना था आई गेस, और यहाँ पे लास्ट में ये 3 के सामने ये चीज़ें आनी थी। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी चेंजिंग की, ये समझे इसके सामने आ रहा है और इसके सामने जो है वो डिफरेंट बात आ रही है। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे ठीक करके इसको लिख चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे बात जो है वो समझ आ जाएगी। इस तरह आपने इसको क्लोज कर देना है। अब आपके पास जो है 1 ऊपर अगर आप देखेंगे फला वाला सारा 1 1 है, 1x1 1 है, 1 1x1 है और लास्ट में 1। अब आपने क्या करना है, कुछ जीरोस बनाने की कोशिश करनी है। जीरो बनाने, इसको जीरो बना लें, यहाँ पे सारा जीरो बना लें या इधर सारे जीरो बना लें, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे अगर आप काम करें इस रो में से, ठीक है, मतलब R2 माइनस R1 कर लें, मतलब R2 माइनस R1, इसमें से ये माइनस करें, इसमें से ये माइनस करें, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसी तरह इसमें से ये माइनस, ये माइनस, इस तरह से आपने इनको माइनस करते जाना है। R2 माइनस R1 जिसे कहते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ आप सब में से R1 को माइनस करते हैं, मतलब R2 माइनस R1, ये वाली इसमें से माइनस, ये वाली भी इसमें से माइनस, ये में से इसमें से माइनस, ये इसमें से माइनस, क्योंकि इस सब में 1 1 1 है। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास खुद बात आपको जो है वो समझ लगना शुरू हो जाएगी कि यहाँ पे हमारे पास हो क्या रहा है। इसी तरह इसमें से इसको माइनस, यहाँ से ये माइनस, यहाँ से आपके पास ये माइनस और यहाँ से भी आपके पास ये माइनस। तो इस तरह का जब कुछ काम हम करेंगे, नोट्स वगैरह आपके पास प्रोवाइडेड होते हैं, इसलिए आपको मैं ज़्यादा नीटली नहीं बता रहा। आप इस बात को आगे जो है समझने की कोशिश कर लें। यहाँ पे मैं बात जो करने लगा, x+3 तो मेरे पास कॉमन था, उसका तो कोई मसला नहीं है। अब हम जो काम करने वाले हैं, हम करते हैं R2 माइनस R1 लेट्स सपोज। इसी तरह हम करते हैं R3 माइनस R1 भी, और इसी तरह हम करते हैं R4 माइनस R1 भी। मतलब आपने जो है ये इनकी जो है रोज में चेंजिंग करनी है। किस तरह से अब चेंजिंग हो रही है उस बात को थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। डायरेक्ट भी सॉल्व करके आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, ये मेरे पास रो है, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, चेंजिंग जो है वो उसके अंदर हो रही है। ये बात आप लोगों ने मेक श्योर करनी है कि जो आप चेंजिंग कर रहे हैं वो रो के अंदर जो है कर रहे हैं, कॉलम के अंदर चेंजिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 1 आ रहा है, ये हमारी एंट्रीज एज इट इज आ जाएंगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। इसी तरह आगे चलते जाएं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 1 माइनस 1 किया तो 0, और इसी तरह आगे देखते जाइएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे आपके पास फिर से 0 और यहाँ पे आपके पास फिर से 0, यहाँ से भी 0 आ जाएगा, यहाँ से भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास x माइनस 1 आएगा, यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा। चलते जाएं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे आपके पास x माइनस 1 आ गया। तो इसे कहते हैं एचलन फॉर्म या रिड्यूस एचलन फॉर्म। ये प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो ये इस तरह से एक ट्रायंगल की फॉर्म जो है वो जनरेट हो रही होती है। इस तरह एक ट्रायंगल की फॉर्म जनरेट हो रही होती है। अपर ट्रायंगल बना लें या लोअर ट्रायंगल, जब इस तरह की ट्रायंगल की फॉर्म जनरेट हो जाए तो हम डायरेक्ट इसको फिर अब एक्सपैंड कर सकते हैं। ये मेरे पास वैसे ही 0 0 एंट्रीज आ गई। ये देखिएगा x+3, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, 4x4 का मैट्रिक्स एक्सपैंड कर लें या डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा लें। अगर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान है। सिंपल बात याद रखिए, जब इस तरह हम ट्रायंगल बनाते हैं तो हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन एंट्रीज को। तो इन एंट्रीज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, तो ये बनेगा x माइनस वन होल क्यूब विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी काम था, थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन बनती हैं। तो मेक श्योर कि आपको बात जो है वो समझ आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ भी जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे किया था C1 प्लस C2 करके हमने यहाँ पे x+3 बनाया, वहाँ से उसको कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद इस तरह की एंट्रीज बनी। अब इसको 0 0 बनाने के लिए बारी बारी रो में से उसको हम जो है वो माइनस करते गए। जैसे अगर आपको मैं समझाऊँ तो आपने जैसे मैंने आपको खैर समझा ही दिया, R2 माइनस R1 का क्या मतलब है। ये फर्स्ट रो है, तो R2 में से बारी बारी आपने R1 माइनस करते जाना। 1 माइनस 1 किया, यहाँ पे आपने x माइनस 1 किया, यहाँ पे 1 माइनस 1 किया, यहाँ पे 1 माइनस 0 किया। इस तरह R3 माइनस R1 करेंगे तो ये R3 ये R1 माइनस करेंगे 0, इसको माइनस करेंगे 0, इसको माइनस करेंगे 0। इस तरह से हमारे पास बातें चल रही थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा और अटेंटिवली फोकस करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको जो है वो क्लैरिटी हो जाएगी। इसके अंदर हमारे पास एक x था, ये वाली हमारे पास एंट्री x थी। तो आपने उम्मीद करता हूँ कि इसको ठीक कर लेना। जैसे कि ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ मैंने एंट्रीज कुछ मिस की थी, ये यहाँ पे आनी थी, ये मैंने नीचे फिर उसको करेक्टिवली करके लिखा था। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं आपको साथ अगले किसी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है जो मैंने आपको लोगों के सामने पोस्ट किया हुआ है बोर्ड के ऊपर। आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा
सॉल्यूशन में जाना मुनासिब नहीं समझा, आई थॉट कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। आपको प्रूफ क्या करना है, मतलब आपको प्रूफ नहीं, मतलब सॉल्व करना है दो चीज़ें अलग से। वो दो चीज़ें अलग से क्या फाइंड आउट करनी है, वो कहता है आपको ए इंटू ए टी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ये ए मैट्रिक्स गिवन है। इसका सबसे पहले आप ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज के लिए आप इसकी रोज को कॉलम में चेंज करते हैं, तो ये आपके पास ए टी आ गया। अब सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ए इंटू ए टी फाइंड आउट करेंगे। ये ए का मैट्रिक्स लिखा, ये टी का मैट्रिक्स लिखा, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई के लिए आपको रूल याद होना चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसी तरह आप सीक्वेंस के साथ मूव कर लेते हैं, आपको बात समझ आ जाती है। और ये हमारे पास जो है ए इंटू ए टी का आंसर आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाइड, नॉन डायगोनल मल्टीप्लाई। ये आपके पास 171 आंसर आ गया। सिंपल इज डैट। इसी तरह वो कहता है फिर इस दफा एक दफा क्या करें, ए टी को पहले रखें। मतलब यहाँ पे आपने ए को पहले रखा था, ए टी को बाद में रखा था। अब वो कहता है ए टी को पहले रखेंगे, ए को बाद में रखेंगे। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आप उसका डिटरमिनेंट लिखेंगे। बोथ साइड शुडेंट बी सेम, सेम नहीं आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मोस्टली होल्ड नहीं करती मैट्रिसेस के अंदर। इसी तरह जो ए इंटू ए टी का आंसर है वो ए टी इंटू ए के आंसर के इक्वल जो है वो नहीं हो सकता। तो यही बात यहाँ पे होगी। क्वेश्चन नंबर 9 आसान सा है, जैसे आपको ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, दोनों बातें हमें पता है। तो इस तरह से आप अपने इन क्वेश्चंस को जो है वो ट्राई कर सकते हैं, मुश्किल काम नहीं है। आगे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को स्किप कर दें और 11 क्वेश्चन पे आ जाए। और उसका सिर्फ एक ही पार्ट हमने करना है, वो फर्स्ट वाला पार्ट है। वो कहता है फाइंड द डेल्टा कह सकते हैं इसको, या ओमेगा कह सकते हैं। वो कहता है जैसे एक्स आपने फाइंड आउट किया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आपने किया था, उसी तरह ये क्वेश्चन करना है। एक नया वर्ड जो है सिंगुलर का है, तो सिंगुलर की ये बात याद रखनी है, वो मैट्रिसेस जिसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 के बराबर होता है उसको हम कहते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसका सॉल्व करेंगे। वो कहता है एज ए सिंगुलर, सो उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर हम रख लेंगे, 0 के। अब उसी तरह एक्सपैंड करें, 4 लेंगे, 4 का रो खत्म, 4 की कॉलम खत्म, क्या आएगा 3 इंटू 1, ये देखें आएगा 3 6 3 1, ये आया हुआ। इसी तरह नेक्स्ट जब आप नेक्स्ट लेंगे तो उसकी रो और उसका कॉलम खत्म कर देंगे। तो इस तरह से जब आप चलाते जाएंगे अपने क्वेश्चन को तो बात आपको समझ आ जाएगी। जैसे आप लैम्डा लेंगे उससे पहले माइनस लगा लेंगे, तो इसकी ये खत्म और इसका ये वाला भी चीज़ खत्म। तो यहाँ पे 7 2 6 1, ये आपके पास आया 7 2 6 1। यही काम आपने आगे करना है। अब आपको बात समझ आ जाएगी। जस्ट आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद आप यहाँ पे पहुंचेंगे और आपके पास -3 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 आ रहा है। -3 इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके +3 हो जाएगा, लेमडा आंसर आ जाएगा। 4/4 वाला इसका क्वेश्चन करना नहीं है। हमने 4/4 कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं किया, सिवाय एक क्वेश्चन के जहाँ पे x+1 और x+3 को क्यूब के इक्वल प्रूफ किया था। अदरवाइज जितने भी डिटर्मिनेंट लेना है, मतलब 4/4 के जितने भी क्वेश्चंस का डिटर्मिनेंट है वो हमने फाइंड आउट नहीं करना सीखा, क्योंकि वो बहुत मुश्किल तरीके से होता है, डिफरेंट तरीके से होता है। वो मेथड अभी हमने उसको फॉलो नहीं करना, हमें बोर्ड के लिहाज से तैयारी करनी है। तो 3/3 का मैट्रिक्स इनफ है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा डन है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जी क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। एक ए मैट्रिक्स गिवन है एंड यू हैव टू प्रूव ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी आता है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे जो स्पेसिफिकली है, यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स आ गया। तो इनवर्स का फॉर्मूला वैसे आपको याद होना चाहिए। इनवर्स हमारे पास क्या था, एडजॉइंट लेते थे हम और उसका डिटर्मिनेंट लेते थे। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट हमने सीख लिया हुआ है, बट एडजॉइंट ऑफ 3/3 हमने नहीं सीखा। हमें एडजॉइंट जो याद है वो 2/2 मैट्रिक्स का याद है। लेट्स सपोज ऐसे कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, हम इसकी जगह को चेंज करते थे, इनके साइंस को चेंज करते थे, एडजॉइंट आ जाता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है कि 3/3 है, तो आप किसकी जगह को चेंज करें, किसके साइन को चेंज करें, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक नया फॉर्मूला हमें पढ़ना पड़ता है और सारा मेथड ही नया है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट में आप बात को ज़रा देख लें, हमें ए इनवर्स चाहिए है और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, आप यहाँ पे लिख लें सब। हमें ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। ए तो आपके पास है, तो आपको बेसिकली ए इनवर्स निकालना है। उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला था, जॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब ये बात तो हमें पता है बेसिकली, इसके अंदर कोई मसले वाली बात नहीं है। बट मसले वाली बात ये है कि हमारे पास डिटर्मिनेंट तो आ जाएगा, एडजॉइंट कैसे आएगा। डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 3/3 का डिटर्मिनेंट आपको याद है, इस तरह से आप एंट्रीज को लिख लेते हैं। 2 1 0 1 1 0, यहाँ पे आपके पास आता है 2, यहाँ पे आपके पास -3 है, हमारे पास आ गया 5। तो आपको मैंने सिखाया था लास्ट लेक्चर से भी काफ़ी दफ़ा कि इसका आपने डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालना है। सबसे पहले आप अपने ये वाली एंट्री को लेते हैं
ये आपके पास जो फर्स्ट वाली एंट्री है एग्जैक्टली उसको लेते हैं, उसका रो और उसकी कॉलम वहाँ से इमिट कर देते हैं। आपको याद होगा इसका ये वाला रो खत्म, इसकी ये वाली कॉलम खत्म। 1 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 0 को इस तरह से लिख लेते हैं। -1 एज इट इज, यहाँ डिटेल से डिटर्मिनेंट नहीं बता रहा क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। इसकी रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, 1 इंटू 5 5 आ जाएगा। आगे आपके पास 0 प्लस का हो या माइनस का फर्क नहीं पड़ता और आगे वैसे ही 0 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 5 आपके पास 10 आता है, -5 आता है और इसका डिटर्मिनेंट सिंपली आपके पास जो है ये 5 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट अगर 0 ना आए तो उसका मतलब क्वेश्चन फर्दर सॉल्व हो सकता है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है, जो ट्रिकी बात है, वो है एडजॉइंट कैसे लिया जाएगा। एडजॉइंट के लिए बच्चों आपको ये फार्मूला जो है याद रखना पड़ेगा। A11 A12 A13 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ये थर्ड है 21, ये 22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आपके पास 23, यहाँ पे आपके पास A31 आता है, A32 और यहाँ पे A33 और यहाँ पे आपने इस तरह ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और यहाँ पे छोटा सा T लिखा जाता है। इस बात का मतलब क्या है कि आपको एडजॉइंट के लिए A11 इसे जो है को फैक्टर्स कहते हैं, तो हमें इनके को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज के 4 में आएगा को फैक्टर्स निकालना सीखे थे कि A11 कैसे निकलता है, A22 कैसे निकलता है। अब इन सब को निकालने के लिए सेपरेटली आपको अपने क्वेश्चन में A11 A12 कैसे निकालना है यहाँ पे आप जरा फोकस कीजिएगा। A11 निकाल दूंगा, रिमेनिंग आपको समझ आ जाएंगे। ये -1 ऐसे करके हमेशा लिखना ही लिखना आपने। ऊपर ये 1 है तो यहाँ पे आपने ऐसे करके 1 + 1 लिख लेना है। अब A11 का मतलब क्या है? A11 का मतलब है कि आप फर्स्ट कॉलम को इमिट कर दें, जो बचेगा उसको अंदर करके यहाँ पे लिख लें। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 0 -3 5 में यहाँ से इसको रेस कर देता हूँ ताकि आपकी बात समझ आ जाए। यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 0 -3 एंड 5 इस तरह करके बचता है। जस्ट आगे आपने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट के लिए -1 है, पावर में 2 आता है, ये सिंपल 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 5, जस्ट जैसे हम डिटर्मिनेंट 2/2 का लेते हैं, 5 -0 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास जो है 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब A11 आपके पास क्या आ चुका, 5 आ चुका। इसी तरह आपने A11 के साथ साथ A12 निकालना है, A13 निकालना है। मैं आपको थोड़े से निकाल के बता देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। -1 हमेशा एज इट इज यहाँ पे 1 + 2। A12 का क्या मतलब है? A12 का मतलब है कि A के मैट्रिक्स को देखें और उसके अंदर से उसका फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को इमिट कर दें, क्योंकि पहले वाला रो होता है, फर्स्ट रो गया और ये सेकंड कॉलम गया, तो ये बचेगा 1 इंटू 5 और ये ऐसे इस तरह से आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से इमिट कर देता हूँ, फिलहाल आपको बात समझ आ जाए। 1 इंटू 5 आपके पास ये ख़त्म किया A12 के लिए, ये 1 गया, ये ख़त्म किया, ये आपके पास 1 इंटू 5 0 इंटू 2। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ से भी आप पहले एंट्रीज को लिख लें। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा जी, तो यहाँ पे आपके पास जो बच रहा है पहले आप उसको लिख लें सॉल्व करने से पहले। यहाँ पे 1 बच रहा था, यहाँ पे 0 बच रहा है, यहाँ आपके पास 2 आ रहा था और यहाँ पे आपके पास 5 आ रहा है। जस्ट आपने आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है। -1 है, पावर में आपके पास +4 और 4 आ जाएगा और आगे एज इट इज इसको मल्टीप्लाई कर लें। 1 इंटू 5 5, सेंटर में -0 इंटू 2 आपके पास 0 ही आता है और -1 रेज़ टू पावर 4 जो है आपके पास +1 देता है। पावर अगर आपके पास जब इवन में होती है आंसर पॉजिटिव आता है, तो 1 इंटू 5 ये भी आपके पास क्या आ गया 5 आ गया। A12 मैंने यहाँ पे मिस्टेक की, यहाँ पे 3 आना था, तो यहाँ पे जब 3 आएगा तो यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे माइनस का 5 आएगा। तो इस तरह से आपने सारे को फैक्टर्स जो हैं वो निकाल लेने हैं। मैंने रफ में अपने पास को फैक्टर्स जो हैं वो निकाल रखे हैं और मैं अब उनको वहाँ पे जो है पुट कर दूंगा ताकि मुझे बात जो है वो समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखें आपका फार्मूला कहाँ था, जहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला था, ये एडजॉइंट का ये फार्मूला था। मैं यहाँ पे सारे को फैक्टर्स को प्लेस करने लगा हूँ। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एडजॉइंट है। अब मैं यहाँ पे को फैक्टर्स को प्लेस कर देता हूँ। A11 अभी मैंने निकाला, ये A11 5 आ जाएगा। A12 मैंने निकाला -5 आ जाएगा। A13 मैंने नहीं निकाला है, वो आप खुद निकाल लेंगे, वो भी -5 आएगा। सारे को फैक्टर्स अब आपको खुद निकालने हैं, मेथड मैंने बता दिया है। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाना था, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व करके आपके पास आंसर लिख दिए। को फैक्टर निकालने से इस तरह से बात बन रही है और साथ में ऊपर टी था, इसका मतलब आपने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। अब ट्रांसपोज जब आप लेते हैं तो क्या करते हैं, रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे 0 0, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 1। तो यहाँ तक आप जो है पहुँच गए और यहाँ पे आपके पास 8 था। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे क्या था, तो आपने यहाँ पे उसका जो है
ले लिया। अब आपका ए इनवर्स क्या बना, ए इनवर्स का आंसर मिल जाएगा आपको। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था, कहाँ पे लिखा था, ए इनवर्स का फॉर्मूला ये लिखा था मैंने। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट कर दें। यहाँ पे आप लिख रहे हैं बाय इक्वेशन नंबर 1, या सिंपली ए इनवर्स के अंदर जब आप अपनी वैल्यूज पुट करेंगे तो वो आपको डिटर्मिनेंट, ये आपके पास जॉइंट वाले एंट्रीज ये वाली ऊपर एज इट इज आ जाएंगी। 5 - 5 0, यहाँ पे -5, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -5 है, 8 है और यहाँ पे 1 है। और ओवर में इसके आ जाएगा इस तरह से 5। तो ओवर में 5 लिखने की बजाय आप उसको सीख इस तरह से लिख लें, जो कि बेहतर लगता है आपको, 1/5। अब बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं कि यहीं से 5 से सबको डिवाइड कर देते हैं। वो भी मेथड ठीक है, आप यहीं पे 5 से सबको डिवाइड कर दें, बट आपका काम ए इनवर्स निकालना नहीं था। आपका काम था ए इंटू ए इनवर्स फाइंड आउट करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना, ये था आपका काम। तो अब यहाँ पे फर्दर आप ए के मैट्रिक्स को लिखेंगे और इसी तरह ए इनवर्स के मैट्रिक्स को लिख के अपने क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, बात को देख लीजिएगा। वापस हम अपने क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। वो कहता था आपको प्रूव का करना था ए इंटू ए इनवर्स को आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव करना। तो यहाँ पे ए का मैट्रिक्स आप दोबारा से प्लेस कर लें, जो भी आपके पास ए का मैट्रिक्स था आप यहाँ पे लिख लें कि हमारे पास ए का ए इनवर्स आई गेस पहले है, ए बाद में है। क्वेश्चन में देख लें कि ए इनवर्स पहले है, ए बाद में। जो चीज़ पहले बाद में लिखी जाए उसको आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारे पास आई गेस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती की है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में ए इनवर्स पहले है और ए बाद में है, तो जो भी पहले और जो भी बाद में हो आपने उसको ठीक करके लिख लेना है। ए इनवर्स है और ये, इसका मतलब ए इनवर्स की एंट्री, ए इनवर्स का मैट्रिक्स आपने पहले लिखना है और ए का मैट्रिक्स आपने बाद में लिखना है। तो यहाँ पे आप ठीक कर लें, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स इनटू ए। तो अब ए इनवर्स आपने ऊपर निकाला है, ए इनवर्स हमने निकाल लिया था ताकि हम उसको ए से मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी बना सकें। तो ए इनवर्स हमारे पास ये है लिखा हुआ ऊपर, तो आप उसको एज इट इज़ ही यहाँ पे लिख दें। ए इनवर्स की जगह आपके पास 1/5, ये आपके पास 5, यहाँ पे -5, यहाँ पे 0, एंट्रीज को एग्जैक्टली सेम लिख दें। आगे आप ए का मैट्रिक्स को प्लेस करेंगे, देन आप इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि आपके पास जो है क्या बनता है और किस तरह से आ रहा है। -5 है, 8 है, 1 है, ये ए इनवर्स का मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पे आप जो है ए का मैट्रिक्स लिख लेंगे, जो कि आपके पास 2 1 0 1 1 और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे आपके पास है 2 है, -3 है और यहाँ पे आपके पास 5। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ जानी चाहिए। नाउ यू हैव टू सॉल्व करने के लिए बात सिंपल है। ये 1/5 को तो एज इट इज चलाएं, पहले इनको मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई का तरीका वही पुराना, ये फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया जाएगा फर्स्ट कॉलम से। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा मल्टीप्लिकेशन की, डायरेक्ट 5 आंसर लिख दूंगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 × 2 आपके पास 10 आएगा, यहाँ पे -5 आएगा और यहाँ पे आएगा आपके पास 0 आ जाएगा। इसी तरह आप आगे चलेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो यहाँ पे 5 नज़र आ रहा है मुझे, यहाँ पे -5 आ रहा है और आएगा यहाँ पे मेरे पास 0 ही आ रहा है। और यहाँ पे आपके पास जो करेंगे तो यहाँ पे 0 + 0 + 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह आगे चलते जाएं, डायरेक्टली जो है इसके मैं यहाँ पे अब आंसर जो है मेंशन कर सकता हूँ। अब -5 × 2 करेंगे, यहाँ पे -10 आएगा, +5 आएगा, +0 आएगा, -5 आएगा, +10 आ जाएगा आई गेस आपके पास। हाँ जी, +10 आएगा और आगे आपके पास 0 आ जाएगा। और सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे तो 0 ही आना है। इसी तरह अब आगे चलते जाएंगे, फर्दर देखते जाएंगे। यहाँ पे फिर -5 × 2 -10 करेंगे, 8 × -3 करेंगे, -24 आएगा, +5 आएगा। आई गेस मेरा ठीक होना चाहिए। -5 सेकंड रो, लेट मी चेक, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -5 × 2 -10, 8 × 1, यहाँ पे मैंने मिस्टेकली 24 लिख दिया, जबकि यहाँ पे आई गेस 8 आना है। तो यहाँ पे आप 8 कर लें और लास्ट में यहाँ पे 2 आना है। तो इसको देख लें, थर्ड रो अगला कॉलम -5 और यहाँ पे आपके पास जो है 8 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास -3 आ जाएगा। इसी तरह लास्ट में आप चले जाएं, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इस तरह से आपने अपने क्वेश्चन को करना है। फर्दर आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन करके आपने इसको आइडेंटिटी के इक्वल लाना है और आइडेंटिटी के इक्वल आ भी जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पे आपके पास सिंपल 5 आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 0 आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 0 आ रहा है, यहाँ पे आपके पास फिर से जो है -10 + 5, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई होगी, यहाँ पे मैंने
10 आना था पॉजिटिव का, तो यहाँ पे आपके पास 0 बनेगा, उसको ठीक कर लीजिएगा। मिस्टेक जो है जब आप मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर करेंगे तो आपको प्रॉपरली आंसर भी मिल जाएंगे। यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे आपके पास जो है क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 0 आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे आई गेस +8 आना था, यहाँ पे +8 आएगा, देन ही वो जो है आपको 0 देगा, क्योंकि यहाँ पे +8 क्यों आना था, यहाँ पे आप देख लें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम था ये, तो ये -5 इंटू 2 किया, -10 8 इंटू 1 किया, +8 आना था, बिल्कुल ठीक है, ठीक कर दिया मैंने उसको। आप जब खुद से करेंगे तो आपका सारा कुछ ही ठीक हो जाएगा। यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास फिर से 5 आएगा। अब डिवाइड में बाहर भी 5 था, उस 5 को अंदर सबके साथ डिवाइड कर लें, सबके साथ डिवाइड कर लें उस 5 को डिवाइड करें, 5 को डिवाइड करें, 5 को डिवाइड, तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी हमारे पास 5/5 1, ये तो 0 ही रहेगा, ये तो 0 रहेगा, यहाँ पे 1, ये फिर 0, ये 0, ये 0 और ये हमारे पास 1। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये हमारा प्रूफ था, ये हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात यहाँ पे समझ आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सा ट्रिकी भी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे एडजॉइंट लेने में और एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट लेने में बच्चों को मुश्किल पेश आती है। तो यहाँ से आप बात को समझ लीजिएगा कि ये इन्वर्स का फॉर्मूला है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि इन्वर्स का फॉर्मूले में एडजॉइंट निकालना है और 3/3 का एडजॉइंट का ये फॉर्मूला है। तो 3/3 का एडजॉइंट का फॉर्मूला ज़हन में रख के को फैक्टर्स निकालने, मैंने सिर्फ 2 को फैक्टर्स निकाल के बताए हैं। सेम मेथड को फॉलो करते हुए यहाँ पे को फैक्टर बाकी आपने निकालने हैं। यहाँ पे A13 आएगा, A21 आएगा, को फैक्टर कैसे निकालना है यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। देन आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके आंसर अपना सॉल्व करके आइडेंटिटी के इक्वल निकाल लेना। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव कर रहे हैं। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल बातें हैं, तो मैं इसलिए आप लोगों को इसके ऊपर से ही बात समझाने वाला हूँ। वो कहते हैं वेरीफाई करना आपने ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे कि वो कहता है कि आपने ए बी का होल इनवर्स चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ए बी चाहिए होगा। ये हमारे पास ए का मैट्रिक्स है, ये हमारे पास बी का मैट्रिक्स है। अब ए का मैट्रिक्स लिखते हैं, बी का मैट्रिक्स लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। लेट्स सपोज ए बी का। अब वो कहता है आपको ए बी का होल इनवर्स चाहिए और ए बी के इनवर्स का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट के लिए इस तरह से लाइन लगाते हैं, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटर में माइनस, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं और आपको एडजॉइंट मिल जाएगा, और डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। और एडजॉइंट के लिए अब ये 2/2 का मैट्रिक्स है, एडजॉइंट आसान है। पिछले क्वेश्चन में 3/3 था, मुश्किल था, उसका डिफरेंट था। 2/2 के लिए सिंपल है कि डायगोनल एंट्रीज को चेंज किया जाए, प्लेसेस को, नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज किए जाए। तो ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया। सिंपली अब इसको फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें। फॉर्मूला हमारे पास था ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, एडजॉइंट ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट है, 1/-2 की फॉर्म में लिख लिया और ये आपके पास जो है आगे ए बी का उसका आंसर आ चुका है। तो 1/2 को उसने सबके साथ डिवाइड करके ये आपके पास आंसर निकाल के लिख दिया। अपने क्वेश्चन को यहाँ पे भी लीव आउट कर सकते हैं कि ये ए बी होल इनवर्स डिवाइड बाय 2 के सबके साथ ना करें, यहीं पे आप उसको छोड़ दें तो भी बात आपकी क्लियर हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड को यहीं पे आप लीव कर सकते हैं। अब राइट हैंड साइड के लिए वो क्या कहता है, राइट हैंड साइड कहता है बी इनवर्स सेपरेट निकालना है, ए इनवर्स सेपरेट निकालना है और देन उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन को मैंने आपको क्या बताया, आप फिलहाल के लिए यहाँ पे समझिएगा, आप अपने क्वेश्चन को लीव करते हैं, ये स्टेप बेशक आप यहाँ से रेज आउट करते हैं और यहाँ तक आप पहुँच गए। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू -1/2 और आगे ये चीज़ आ गई। राइट हैंड साइड के लिए बी इनवर्स निकालना है और बी इनवर्स के लिए आप लोगों ने वही फॉर्मूला एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट निकाला, एडजॉइंट निकाला, ये फॉर्म बनी 1/-1 फॉर्म की, -1 से सबको मल्टीप्लाई किया तो सबके साइन चेंज हो गए, बी इनवर्स आ गया। और ए इनवर्स के लिए सेम फार्मूला, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट, सेम फार्मूला से अब बार बार रिपीट हो रहे हैं और ये आपने इसका ए इनवर्स निकाल लिया। अब ये स्टेप आप यहाँ से थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और यहाँ पे आप जो है बात को फोकस कीजिएगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया और बी इनवर्स आप ऊपर निकाल चुके हैं। अब आपने इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई को आप फिलहाल भूल जाएं, यहाँ तक आप आ जाएं। यहाँ तक आपको मैं आगे बात समझा देता हूँ। फिलहाल मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि ए बी होल इनवर्स का आंसर हमारे पास जो है वो क्या आया था। ए बी होल इनवर्स का आंसर ये था हमारे पास 1/2, इस तरह से आगे आपके पास था -1, यहाँ पे आपके पास था +1, यहाँ से आपके पास -3 और यहाँ पे आपके पास 5। इसको आप यहीं पे लीव आउट कर देते हैं, ऐसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब आपने लेफ्ट राइट के लिए बी इनवर्स एंड ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो बी इनवर्स का आंसर अब आप लोगों ने यहाँ पे निकाल रखा होगा,
ये बी इनवर्स का आंसर है, ये तो सेम ही है। बी इनवर्स उसी तरह निकलेगा जैसे हम पहले बात को करते थे, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और इसके डिवाइड में कुछ नहीं है क्योंकि इसका डिवाइड में 1 था और 1 डिवाइड होके आपको आंसर दे चुका है। और ए इनवर्स ये हमारे पास है। ए इनवर्स मैंने क्या कहा था, इसको यहाँ पे लीव कर दें। ए इनवर्स हमारे पास कुछ ऐसे आया 1/2 और अंदर हमारे पास आया है ये 0 -2, साथ में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। अब हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ये 1/2 है, इसको आप बाहर यहाँ पे आके लिख लें, 1/2 यहाँ पे लिख लें और इन दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर दें। अब इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 0 0 और ये 1 × 1 +1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे उसी तरह -2 + 1 आएगा, यू कैन सी, और यहाँ पे आप करेंगे 0 + 3 आ जाएगा और यहाँ पे आगे -8 + 3 आ जाएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ही है। 1/2 को बाहर एज इट इज़ रखें, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपके पास जो है -1 आ जाता है। ए बी होल इनवर्स यही आया था हमारे पास, -1 1 -3 और 5। आगे इसको भी देख लेते हैं, होपफुली हमारे पास बात जो है सेम ही बन रही होगी, कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। 1/2 है आपके पास, -1/2 है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं ताकि हमारे पास कोई गलती के चांस ना बचे। ये हमारे पास 1 1 3 4 था। ए इनवर्स आपके पास था 0 -2 0 -2 1 and 1, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1 × 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 × 1 एज इट इज़, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम किया था। उसके बाद ये हम 4 × 1 0, 3 × 1 3, 4 × -2 -8, 3 × 1, ठीक है। यहाँ तक 3 का यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऊपर -1 आ चुका है, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -5। तो यहाँ तक हमें बात समझ आ जानी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम आई कि यहाँ पे बेसिकली ए बी का जो आपके पास होल इनवर्स का आंसर था वो -1/2 था। तो अगर कोई चीज़ -1 की फॉर्म में है तो इसका मतलब इसको माइनस में नहीं बाहर होना चाहिए, इसको पॉजिटिव में होना चाहिए। और अगर इसको पॉजिटिव आपने करना है तो आप यहाँ से ये पूरा का पूरा माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ से अगर आपने माइनस इमिट करना है तो आप यहाँ से माइनस इमिट करते हैं तो वो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर इसको प्लस कर देता है, इसको भी प्लस कर देता है, इसको भी माइनस कर देता है, इसको भी माइनस कर देता है। बाकी 1/2 को आपने बाहर एज इट इज़ ही रखना है, जस्ट साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब अगर आप देखेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है एग्जैक्टली सेम आ जाएगी। ये थोड़ा सा डिफरेंस था, थोड़ी सी डिफरेंट बात थी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ आ जाएगी। सिंपल सी बात है कि आपने जो डिटर्मिनेंट बाहर आता है उसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाना, क्योंकि अगर आप उसको पहले अंदर डिवाइड या मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो फिर आपकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज़ है, कोई उसके अंदर मसले वाली बात नहीं है। 15 जो क्वेश्चन है उसमें ए बी के साथ ट्रांसपोज लगा हुआ है, यहाँ पे भी ट्रांसपोजेस लगे हुए हैं, तो आपने वहाँ पे मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेना है और राइट हैंड में ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है। बोथ आंसर बोथ साइड्स शुड बी सेम, एक जैसा ही पार्ट है, उसके अंदर भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप वो खुद कर लेंगे। इसके अगला पार्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा कर सकते हैं। जी 14 मैंने भी आपको बताया, उसके बाद 15 मैंने आपको बताया था जिसके अंदर ट्रांसपोज है। 16 भी इवन सेम है, सिर्फ आपको यहाँ पे मैं हिंट दे के बात समझाने वाला हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर आउट हो जाए। इस क्वेश्चन में करना क्या है, वो कहता है कि आपको यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट साइड में आपको पहले क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। ए -1 का मतलब है ए इनवर्स, और ए इनवर्स हम बार बार कर चुके हैं कि इसका फॉर्मूला एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेंगे, एडजॉइंट लेंगे, ए इनवर्स आ जाएगा। ए इन्वर्स आ जाएगा तो फिर हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज में रोज और कॉलम को चेंज कर देते हैं, ये उसने करके दिखाया। यहाँ तक उसने ए इन्वर्स निकाल लिया और यहाँ पे उसने ट्रांसपोज ले लिया। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, पहले आप ट्रांसपोज लेंगे और उसके बाद आप उसका इन्वर्स निकालेंगे। बोथ साइड शुड बी सेम, बोथ साइड विल बी सेम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज आपको मैं हेल्पफुल रही होगी। लास्ट क्वेश्चन इसका फिलहाल आप लीव आउट कर दें। तो इसके काफ़ी क्वेश्चन मैंने बीच में छुड़वाए भी और काफ़ी आपको मतलब बताए भी कि कुछ करें कुछ नहीं करें। तो मेक श्योर कि सारी एक्सरसाइज ना करें, जितनी बताई है जितनी आपको करवाई है उतनी कर लें। मिलते हैं आपके साथ अपनी अगली एक्सरसाइज में, और तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।